Hello students. Today we shall study about 9/11, the famous terrorist attack and the global war on terror. This is our sixth video from second unit. So what is the meaning of 9/11 basically? 9/11 जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, अपोजिट टू द इंडियन स्टाइल. सो यहाँ पे 9/11 का मीनिंग है 11 सितंबर 2001. 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं. सिंपल. नाउ टेररिस्ट अटैक कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं. सो 9/11 पे 11 सितंबर 2001 को 4 प्लेन हाईजैक किए जाते हैं. ठीक है. उनमें से जो 2 प्लेन्स होते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर में जाकर क्रैश होते हैं बीच में एकदम से, और पूरी बिल्डिंग बीच में क्रैश होते हैं, पूरी बिल्डिंग धंस जाती है, गिर जाती है, और इसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं. दूसरी तरफ जो तीसरा प्लेन होता है, यहाँ पे 2 प्लेन्स थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ एंड साउथ टावर में घुसते हैं. दूसरा जब तीसरा प्लेन जो होता है वो अमेरिका के पेंटागन बिल्डिंग में जाकर के घुसता है, वहाँ पे क्रैश होता है, और वो पेंटागन बिल्डिंग हेडक्वार्टर ऑफ द डिफेंस डिपार्टमेंट होती है. यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जाकर के थर्ड प्लेन क्रैश होता है. और फोर्थ प्लेन जिसे जाना था कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस में, वो अपने लक्ष्य से चूक जाता है जो उसका एम होता है, और वो गिरता है फोर्थ प्लेन फील्ड इन द पेंसिल्वेनिया के एक विलेज में जाकर के गिर जाता है, फील्ड्स में जाकर के गिर जाता है. तो ये था इसी जो पूरा हमला था, टेररिस्ट अटैक था, इसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं. सो इसको हमने एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. ऑन 11 सितंबर 2001 hijackers control of 4 American commercial aircraft. 4 American commercial aircraft. 1 airliner each crashed into the World Trade Center. A third aircraft crashed the Pentagon building. Pentagon building हम इसलिए बोलते कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको वो पेंटागन की तरह है. वो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे एक थर्ड प्लेन क्रैश होता है. और फोर्थ प्लेन जो कि जिसका एम था कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस, वो फील्ड इन द पेंसिल्वेनिया में जाकर गिरता है, वो अपने एम से चूक जाता है फोर्थ प्लेन. सो इस अटैक को द अटैक हैव केम टू बी नोन एज 9/11. क्लियर हो गया होगा. अब 9/11 के बाद अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो उस टाइम पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जब 9/11 का अटैक होता है. ठीक है. तो इससे पहले हमने पढ़ा था जॉर्ज H.W. बुश, देन उसके बाद क्लिंटन आए थे, देन इसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए जो कि जॉर्ज H.W. बुश के बेटे थे. सो उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे 9/11 के टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट. तो उन्होंने स्टार्ट किया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. वो स्टार्ट कर देते पूरे ग्लोब पर जहाँ पे भी टेररिज्म होगा उसे ख़त्म करने के बारे में वो एक वॉर छेड़ देते हैं. उनको जो नाटो कंट्रीज़ होती है वो भी उनके साथ आ जाती है. इवन अमेरिका को इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सिंपैथी मिलती है कि उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है. तो इसके लिए इस रिएक्शन में 9/11 के रिएक्शन में अमेरिका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चलाता है, और जिसका ये एक पार्ट होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का ये एक पार्ट होता है, एक ऑपरेशन लॉन्च करता है वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम. एंड्यूरिंग फ्रीडम में वो क्या करते हैं, अगेंस्ट ऑल दोज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक, मेनली अल-कायदा एंड तालिबान, रिजाइन इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है अमेरिका. उसको इस बात ये सस्पेक्ट होते हैं कि तालिबान और अल-कायदा ने ही ये अटैक्स करवाए अमेरिका के ऊपर. सो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम पर भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है.
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम was launched against those suspected to be behind this 9/11 attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime, जो कि अफगानिस्तान में थे। तो ये अमेरिका का रिस्पॉन्स था 9/11 के अटैक के खिलाफ, ये उसके रिस्पॉन्स में। तो द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उन्होंने अरेस्ट करना लोगों को शुरू कर दिया, ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड। मतलब लोगों को पूरी दुनिया में अरेस्ट किया जा रहा है और उन देशों की गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलने दिया जा रहा। उन लोगों को जिन पे भी शक था उनको ट्रांसपोर्टेड दीज पर्सन्स अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेन्ड देम इन सीक्रेट प्रिजन्स। अमेरिका ने उन लोगों को जिन पे शक था उन्हें बंदी बनाया और उनकी कंट्री के लॉ को भी ये पता, उनकी कंट्री की गवर्नमेंट को भी ये पता नहीं चलने दिया और उनको सीक्रेट प्रिजन्स में ला करके रख दिया। उन सीक्रेट प्रिजन्स में से एक सबसे बड़ी जेल हुआ करती थी ग्वांतानामो बे। ये क्या था, क्यूबा के अंदर एक नेवल बेस था यूएस का, ठीक है। इनकी नेवी का एक बेस हुआ करता था जिसका नाम था ग्वांतानामो बे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे रेड से हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसे एनसीईआरटी में से भी पढ़ेंगे। तो ग्वांतानामो बे यूएस का नेवल बेस था जहाँ पे वो प्रिजनर्स को ला करके रखते थे और इन प्रिजनर्स के पास कोई राइट्स नहीं होते थे, ठीक है। प्रिजनर्स डिड नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री और दैट ऑफ द यूएस। यहाँ तक कि जो यूएस के प्रिजनर्स होते थे उनको भी ला करके यहाँ पे रखते थे जिन पे इन्हें सस्पेक्ट होता था और इन पर किसी भी तरीके का लॉ लागू नहीं होता था, ना ही इंटरनेशनल लॉ, ना ही उनकी कंट्री का लॉ और नॉट इवन द यूएस लॉ। सो even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी इन प्रिजनर्स से मिलने नहीं दिया जाता था। तो अमेरिका अपनी इस तरीके से मनमानी चला रहा था 9/11 के बाद। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 9/11 के बारे में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से 9/11 अटैक होता है। उसके बाद अमेरिका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करता है और उसके तहत वो अलकायदा और तालिबान पर अटैक करता है जो अफगानिस्तान में थे, और वो पूरी दुनिया से सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट करके ग्वांतानामो बे ले जाता है जो एक नेवल बेस है यूएस नेवी का, ठीक है, और जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता है। सो बेसिकली ये इसका जिस्ट है जो अभी हमने 9/11 के बारे में पढ़ा है, 9/11 ग्लोबल वॉर एंड टेरर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है द इराक इन्वेजन। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2003 में। इसके बारे में आपको मैं पहले एक सिंपल सी स्टोरी समझाना चाहता हूँ। तो 19 मार्च 2003, ठीक है। तो अभी आपने देखा था हम पढ़ रहे थे 2001 के बारे में जब 9/11 की बात हुई थी, अब हम 2003 में आ गए हैं। तो आप क्रोनोलॉजी समझते रहना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो यूएस है वो लॉन्च करता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराक के ऊपर, इराक पे अटैक कर देता है यूएस, उसमें इन्वेजन कर देता है, ठीक है। तो यूएस इसके लिए कहता है कि मैं इराक पर इन्वेजन इसलिए कर रहा हूँ कि उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो ऐसे वेपन बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। पर असल में क्या होता है, यूएस वहाँ अटैक करता है और वहाँ पर गवर्नमेंट को हटा देता है। उसका जो मेन मकसद होता है उसका मेन मकसद होता है कि वो इराक के ऑयल फील्ड्स पर कब्जा कर ले और वहाँ पर यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। सो बेसिक ये है इराक इन्वेजन का। तो अब हम इसको थोड़ा फॉर्मली समझने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च को इन्वेजन होता है अंडर दी कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च को यूएस लॉन्च करता है ये ऑपरेशन। अब इसके अंदर क्या करता है, मोर देन 40 अदर कंट्रीज जॉइंट द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग्स। अब यूएस का इसमें साथ देने के लिए 40 कंट्रीज आ जाती हैं जो कहती हैं अपने आप को कोलिशन ऑफ द विलिंग्स। अब जो उस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस होता है, आप इस बात को ध्यान देना और ये क्वेश्चन आता है। तो यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज्ड टू गिव इट्स मैंडेट टू द इन्वेजन।
यूनाइटेड नेशन कहता है कि आप इन्वेजन मत कीजिए, अटैक मत कीजिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की टीम वहाँ जाती है इराक में और उन्होंने ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि इराक कोई ऐसे वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है, ठीक है, या बहुत नुकसान हो सकता है दुनिया का। तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज कर देता है इस बारे में कि वो इराक पे इन्वेजन की कोई इजाज़त नहीं देता है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसको इसलिए बारीक तरीके से इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है, जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन आया और उसमें वो बताया, उसमें 4 ऑप्शन दिए और आपको उसमें से गलत ऑप्शन चूज करना है। सो आपको सारी लाइनें जो होंगी वो ठीक लगेंगी अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे हर ऑपरेशन को, ठीक है। सो यहाँ पे यूएन ने रिफ्यूज कर दिया है कि आप इन्वेजन मत कीजिए, आप अटैक मत कीजिए, पर होता क्या है, अमेरिका ऑपरेशन चलाता है, अटैक करता है, ठीक है, आफ्टर द रिफ्यूजल ऑफ द यूएन। फिर भी वो 40 कंट्रीज को लेकर के कोएलिशन बना के इराक पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द यूएस, द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द यूएस इन्वेजन वाज टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार। अब ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है जो दिखाने वाला पर्पस था अमेरिका का, जो दिखावा कर रहा था, वो दिखावा इस बात का कर रहा था कि इराक WMD बना रहा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, और उसे वो बनाने से रोकने के लिए हमें उस पर अटैक करना पड़ेगा। पर होता क्या है, आगे समझते हैं। सिंस नो एविडेंस ऑफ द WMD हैज़ बीन अनअर्थ इन इराक, कोई एविडेंस नहीं मिलता है WMD का, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इराक में, तो अब ये समझा जाता है, इट इज स्पेकुलेटेड दैट द इन्वेजन वॉज मोटिवेटेड बाई द अदर ऑब्जेक्टिव। स्पेकुलेटेड मतलब ये समझा गया, ये अंदाज़ा लगाया गया कि अमेरिका ने इराक पे हमला किस लिए किया था, जिससे कि उसे इराक की ऑयल फील्ड्स पे कब्जा मिल जाए। पहला, कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स एंड इंस्टॉलिंग अ रिजाइम फ्रेंडली टू द यूएस, ऐसी गवर्नमेंट वहां पर बना दी जाए जो यूएस के फ्रेंडली हो। ये असल में ये स्पेकुलेटेड रीजंस थे, इनको समझा गया कि ये इस असली रीज़न ये थे और यूएस यही करना चाहता था, वो बस बहाना बना रहा था, दिखावटी, जो उसके ऑस्टेंसिबल रीज़न दे रहा था, दिखावटी रीज़न दे रहा था कि हम ये WMD बना रहे हैं और हमें इन्हें रोकना है। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल करके आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलते हैं, सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ द सद्दाम हुसैन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसको हटा दिया जाता है इराक के। द यूएस हैज़ नॉट बीन एबल टू पेसिफाई इराक। पेसिफाई का मतलब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना कि शांति बनाने में कामयाब नहीं हो पाता यूएस, जो उसे शांति बनानी थी एक गवर्नमेंट को हटा करके, वो शांति नहीं बना पाता इराक के अंदर। इराक के अंदर बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है, ठीक है, सिविल वॉर छिड़ जाती है, तो पैसिफाई नहीं कर पाता इराक को यूएस, और उसकी वजह से अ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी अगेंस्ट द यूएस ऑक्यूपेशनल वॉज इग्नाइटेड इन इराक। और जो इराक के लोग होते हैं वो फुल फ्लेज एक अपोज शुरू कर देते हैं अमेरिकन आर्मी का, और इसकी वजह से अमेरिका की 3000 जवानों को अपनी जान देनी पड़ती है, मिलिट्री पर्सनल्स को लॉस्ट हो जाते हैं उसके 3000 लगभग। और उसके साथ साथ इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 50,000, ठीक है, इराकी सिविलियंस हैव बीन किल्ड सिंस द यूएस लेड इन्वेजन। यूएस के इन्वेजन की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं इराक में, सिविलियंस जो आम लोग होते हैं, ठीक है, वो 50,000 से ज़्यादा मर जाते हैं, और खुद अमेरिका के 3,000 आर्मी पर्सनस मर जाते हैं, ठीक है, मिलिट्री मर जाती है उनकी। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिविल वॉर हो गई, सिविलियंस को मार दिया गया, और इवन अमेरिका के लोग इतने सारे मर गए। तो इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है, इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज। अब कंक्लूजन ये निकल रहा है, ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है दैट द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक बोथ अ मिलिट्री एंड अ पॉलिटिकल फेलियर। अमेरिका का ये बहुत ही बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर रहा कि उसने इराक में इन्वेजन किया, ये वाइडली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। सो आई होप ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
किस तरीके से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका चलाता है 19 मार्च 2003 को, 40 कंट्रीज को अपने साथ में लेता है, जिसको वो बोलता है कोएलिशन ऑफ विलिंग्स, ठीक है। और उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सॉरी, वो दुनिया को दिखाता है कि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए हम इन पर अटैक कर रहे हैं, पर असल में वो उनकी ऑयल फील्ड्स और उनके वहाँ पर अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाना चाहता था, रिजाइम फ्रेंडली ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहता था जो यूएस फ्रेंडली हो। और उसकी वजह से जब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो अमेरिका के 3,000 ट्रूप्स खुद मर जाते हैं, 50,000 सिविलियंस मर जाते हैं, और इराक पैसिफाई नहीं हो पाता है, शांति बहाल नहीं हो पाती है इराक के अंदर, ठीक है। तो इसे ये समझा जाता है ये अमेरिका की बहुत बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री फाइनेंशियल बहुत बड़ी गलती रही है, ठीक है। लास्ट में जो है बोथ अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर माना जाता है इसे अमेरिका का। सो आज हमने 2 ऑपरेशंस पढ़े, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन एंड्यूरिक फ्रीडम। सो आई होप आपको दोनों ऑपरेशन समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें।